हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो गई है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले मानसी त्यागी, गुड इवनिंग। मानसी क्लास में आ चुकी हैं और मानसी लगभग नंबर 1 चल रही हैं। साक्षी यादव भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। साक्षी गुड इवनिंग। और साक्षी के बाद चित्राली गुप्ता भी क्लास में आ चुकी हैं और उम्मीद है कि बाकी बच्चे जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे। और आप जैसे जानते हो कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, और सेकंड लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक तक कवर कर लिया था। हम एंटीबायोटिक पढ़ चुके हैं और आज हम उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और बीच में जैसे आपने डाउट कर लिए थे, इसी तरह बीच में 1-2 दिन बाद फिर झटका डाउट कर ले लेंगे। और आप अपने डाउट और प्रॉब्लम निकाल कर रखें ताकि हम फटाफट डिस्कस कर लें। तो मानसी जी, आपको याद है कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब एंड दे आर हार्मफुल टू अदर माइक्रोब्स। तो एक माइक्रोब बनाता दूसरे को वो हार्मफुल होती हैं, या तो उसे किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। और हम जानते हैं कि आज की डेट में एंटीबायोटिक्स, और श्रेया गुप्ता भी इसी बीच क्लास में आ चुकी हैं। श्रेया, गुड इवनिंग। और आज की डेट में एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट का एक बड़ा टूल है। अगर एंटीबायोटिक ना होते तो हम बहुत सारी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे। जैसे हम बोलते हैं लेप्रोसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं, हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, क्षय रोग बोलते हैं। डिप्थीरिया को गलघोटू बोलते हैं। वूपिंग कफ को कुत्ता खांसी या लोकल एरिया में काली खांसी बोलते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल था। और अब बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक दे आर इजीली कंट्रोल्ड। इनको हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो माइक्रोब्स का बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और हम ज्यादातर हार्मफुल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूजफुल माइक्रोब्स की बात हो रही है और काफी कुछ आप जान चुके हो। और अब हम बात करेंगे एसिड्स एंड एंजाइम्स की। हमें कुछ एसिड्स और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं माइक्रोब से। अब वो कौन सा एसिड किससे मिलता है और कौन सा एंजाइम किससे मिलता है हम जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें हेड डाल रहे हैं श्रेय गुप्ता। टॉपिक हमारा होगा एसिड्स एंड एंजाइम्स। एसिड्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स, जो कई तरह के डिफरेंट टाइप्स of acids and enzymes are obtained from different microbes. कई माइक्रोब्स मिलेंगे, नाम लिखेंगे उनके, आपको याद करने पड़े। obtained from different microbes, ठीक है। माइक्रोब्स की हम बात कर रहे हैं एज। अब हम एक एक की बात करेंगे कि कौन सा एसिड कौन सा एंजाइम किससे मिलता है। और साक्षी, वो आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से लेसन भले छोटा पर काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम बट आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट आल्सो। काफी इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड obtained from Aspergillus niger fungus। तो एस्परजिलस नाइजर फंगस है और इससे बच्चों मिलता है हमें सिट्रिक एसिड। और अजय सरोई भी क्लास में आ गए। अजय भाई गुड इवनिंग। तो अजय हमारे साथ हैं और अब लगभग इनका साथ कई दिन से बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। बीच में थोड़ा सा साथ बिछड़ गया था, ये रिकॉर्डिंग देख रहे थे, लेकिन अब लाइव में है, दैट्स गुड। तो अजय, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है एस्परजिलस नाइजर फंगस से। और इस फंगस को आप जानते हो डायरेक्टली। अभी पीछे जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो वहां पर ब्लैक फंगस की बात होती थी। तो दैट ब्लैक फंगस इज एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। ये एस्परजिलस नाइजर ही है, इसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। और ड्यू टू इट्स ब्लैक स्पोर, जो इसके स्पोर्स वो ब्लैक होते हैं, इसलिए ब्लैक फंगस बोलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ब्लैक फंगस के साथ साथ अब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड। नंबर 2 कौन है? एसिटिक एसिड। हमने एसिड की बात की और एंजाइम की बात करेंगे। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाता है? प्रोड्यूस्ड या ऑब्टेन फॉर्म लिख सकते हैं आप, प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया, एसिटी।
ये बैक्टीरिया है। तो जो एसिटिक एसिड है वो हमें मिलता है, वो हम ऑब्टेन करते हैं एसिडोबैक्टर एसिडिबैक्टर के थ्रू। और इसे आप जानते हो विनेगर है ना, एसिटिक सिरका जो बोलते हैं, वो सिरका बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो एसिडोबैक्टर एसिटी है, और इसको लिख सकते हैं विनेगर, ताकि विनेगर नाम तो सब फैमिलियर है। तो विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड है, और इस बैक्टीरिया की वजह से सिरका बनता है और ये हमारे काम आता है। ठीक है। और अब जब सर्दियाँ आएंगी तो उसमें काफी सिरका यूज होता है, उसमें पपाया डालते हैं, उसमें रेडिश और जो कई सारे कंटेंट डाल के बड़ा टेस्टी लगता है, अच्छी बात भी, डाइजेशन को परफेक्ट करता है। लेकिन बनाने वाला, आपको बना के देने वाला एक बैक्टीरिया नाम है एसिडोबैक्टर एसिटी। और अगर ब्यूट्रिक एसिड की बात करें, ब्यूट्रिक एसिड किससे मिलेगा, नंबर 3 में बात करूं, ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय कौन बनेगा, प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी बैक्टीरिया से बनेगा, प्रोड्यूस्ड बाय। और बैक्टीरिया नाम नोट कर लें, जो बैक्टीरिया है इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम लिकम। तो दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड ब्यूट्रिक एसिड, जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और प्रोसेस में काम आता है। और अजय साक्षी कह रही हैं पिकल, तो आप सिरके को हाँ कुछ अचार में यूज करते हैं, और सिट्रिक एसिड तो काफी चीजों में यूज होता है, जो बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें भी काफी सिट्रिक एसिड होता है। और ये खट्टे फलों में आप जानते हो, मौसमी, नींबू, चकोतरा, इन सब में खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, उसके वो खट्टा बन देते हैं। और नंबर 4 लैक्टिक एसिड बात करें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, ये तो बहुत सारे, इसको जानते हो, पीछे दही बनवाई थी आपने, प्रोड्यूस्ड बाय लैब। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, ये ग्रुप है बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, उनको लैब बोलते हैं। और लैक्टोबैसिलस एसिटी, मैंने बोला था लैक्टोबैसिलस एसिटी, वो इसका एग्जांपल है। और स्ट्रेप्टोकोकस एसिटी इसका एग्जांपल, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका एग्जांपल है। तो लैब इज नॉट ए सिंगल बैक्टीरिया, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल दोज बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो ये तो कुछ कॉमन एसिड्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर एसिड्स, ग्लूकोनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, और कितने एसिड जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, और इन एसिड्स का यूज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोसीजर में करते हैं, कहीं ना कहीं इनका कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मैं एंजाइम की बात करता हूँ। देखिए एंजाइम की हम बात करें तो आप कई बार देखते हो, मैं एंजाइम की, इसको मिटा के एंजाइम की बात करूंगा ताकि एसिड अलग हो जाए, एंजाइम अलग हो जाए। तो एंजाइम्स, जब डाइजेशन खराब होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एंजाइमेटिक टैबलेट लेते हैं और खाने के बाद, और वो डाइजेशन करने में हेल्प करती है, सपोर्ट कर डाइजेशन को। तो एंजाइम आए कहाँ से, दीज एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू द माइक्रोब्स। जैसे डायस्टेज की बात करूं, फंगल डायस्टेज, जो डायस्टेज है वो हमें फंगस से मिलता है, और वो एस्परजिलस उसे बनाती है। तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। मैं लिखता हूं मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स are obtained through microbes, वो मेरे माइक्रोब थ्रू माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब से मिलते हैं। एज डायस्टेज फ्रॉम एस्परजिलस, और कौन फंगस है, एस्परजिलस से डायस्टेज मिलता है, एसिड मिलता है। तो कई सारे प्रोडक्ट हमें फंगस से मिल रहे हैं, जो सारी फंगस आपके सैप्रोफाइट्स हैं, कुछ सिम्बायोटिक फॉर्म मिलती हैं, कुछ पैरासाइट फॉर्म मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक कोई नहीं है, सारी हेटरोट्रॉफिक हैं। और ये जो प्रोडक्ट हम बात करें बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स से ही हमें ज्यादातर प्रोडक्ट मिलते हैं।
और ये हो गया। अब देखिए एक हम ये भी जानते हैं कि सैक्रोमाइसिस, जिसे ईस्ट बोलते हैं आप, सैक्रोमाइसिस सर्विसी प्रोड्यूस जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम बनाती है और ये एंजाइम यूज होता है फर्मेंटेशन, जाइमेज एंजाइम। तो इस एंजाइम की वजह से ही ये फंगस या ईस्ट फर्मेंटेशन करती है, जो शुगर सबस्ट्रेट है उसे इथेनॉल में या अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। तो ये जाइमेज एंजाइम हो गया, इससे मिलता है। और कई बार आप टीवी पे देखते हो डिटर्जेंट का ऐड आता है कि दाग धब्बे सब हटाए, बिल्कुल सुपर धमर ये वो, तो उसमें लाइपेज एंजाइम होता है। वैसे लाइपेज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो फैट के स्ट्रेन धब्बे पड़ जाते हैं कपड़ों पर, तो उनको फिर लाइपेज ही क्लियर कर सकता है। तो लाइपेज में माइक्रोब से मिलता है, और लाइपेज हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो लाइपेज एंजाइम, लाइपेज इज बीइंग यूज्ड, और साक्षी कहाँ यूज करें, बीइंग यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, to remove oily stains। जो धब्बे तेल वाले oily stains हैं उनको लाइपेज रिमूव करेगा, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट कर देगा और वहां से वो हट जाएगा। तो ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और उसके टूटने के बाद जो उसका स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कर रहा है लाइपेज का। कितना दिमाग लगा डिटर्जेंट बनाने वालों ने, क्योंकि लाइपेज ऐड कर दो तो हमारा एडवांटेज है, हम कहेंगे कि हमारा डिटर्जेंट हर तरह के स्ट्रेन को, बेसिकली ऑयल स्ट्रेन को भी रिमूव कर देता है। और आप ये नहीं करेंगे तो सिंपल डिटर्जेंट में अक्सर आप देखो तो ऑयल का एक स्ट्रेन सा धब्बा कपड़ों पर बना रह जाता है, पर इसके यूज के बाद वो बचा हुआ नहीं रहेगा, वो रिमूव हो जाएगा। अब ऐसे ही आप देखते हो कि एक तो घर में जूस निकलता है, फ्रूट जूस निकलता है, एक मार्केट में आता है रियल जूस, कई सारे नाम से आता है। तो आप देखते हो उनको ट्रांसपेरेंट क्लियर दिखाई पड़ता है, और जो घर में होता है दैट लुक्स लाइक द डर्टी कंपोनेंट्स, मतलब उसमें गदलापन सा है। तो ऐसा क्यों है? जो मार्केट जूसेस हैं उनमें वो एंजाइम ऐड करते हैं जो सेल को अलग करते हैं पहले, और फिर सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, और बिल्कुल उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो 3 एंजाइम यूज करने होंगे घर में भी आपको, तब भी ऐसा हो सकता है। पैक्टिनेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज एंड सेलुलेज एंजाइम्स आर यूज्ड। ये माइक्रोब्स लेंगे पहले। एंजाइम्स आर यूज्ड टू क्लीन द फ्रूट जूसेस। जो फलों के जूस हैं उनको क्लीन करने के लिए और उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लीन द फ्रूट जूसेस। These enzymes obtained, मिले कहां से? माइक्रोब से। These enzymes, आप भले मैंने लिखता तब भी मतलब ये था, enzymes are obtained from microbes। तो बच्चों एंजाइम किससे मिले? माइक्रोब से मिलेंगे। तो इनका यूज हमें क्लियर हो गया है कि इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे एसिड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोब्स। ठीक है, जहां पर कोई सोलो माइक्रोब्स का नाम लिखा है, जहां पर मल्टीपल है कैसे मिलता है वह नाम ही लिखे हैं, चूंकि हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है। यहीं तक हमारा स्कूल का और नीट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्या, दैट इज द एसिड्स और एंजाइम्स। अब हम बात करेंगे बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स। कुछ मोलिक्यूल ऐसे हैं विच आर यूज इन इमीडिएट रिकवरी ऑफ ए हेल्थ प्रॉब्लम। जो हेल्थ प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसे इमीडिएटली सोल्व करने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल यूज करते हैं, उनको बोलते हैं बायो एक्टिव एजेंट्स। तो आप अब हैंड डाल दोगे बायो एक्टिव एजेंट्स या मॉलिक्यूल्स। चलिए
तो मानसी जी अब हम डाल रहे हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो लीजिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स पहले बताऊंगा हैं क्या। दीज आर द मॉलिक्यूल्स, sorry, these are the molecules which are obtained from microbes, किसी भी माइक्रोब से मिलेंगे, which are obtained from microbes। तो माइक्रोब पढ़ रहे हैं और एक के बाद कितने अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, obtained from microbes and used to cope up emergency health problem, cope up emergency हेल्थ प्रॉब्लम, जो अचानक हेल्थ की प्रॉब्लम हमें हो गई है उसको कवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। आपके बार देखते हो सीरियल्स में, फिल्म में, या हो सकता है प्रैक्टिकली भी आपने कहीं देखा हो कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और तुरंत उसके जीभ के नीचे गोली रखाई जाती है और उससे उसे आराम मिल जाता है। तो ये इमरजेंसी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा नहीं करते तो दैट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। तो बहुत सारे केसेस में हम लोगों की जान बचा लेते हैं टाइमली, हम चीजों को मैनिपुलेट कर लें और उनको एडमिनिस्ट्रेट कर लें तो जान बच सकती है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, हम एक एक की बात करेंगे। हम नंबर 1 की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज। पहला क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम नाम से पता, काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज कॉल्ड क्लोट बस्टर, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्लोट बस्टर, क्लोट बस्टर। जो क्लोट बन गया ब्लड वेसल उसको डिजोल्व करने वाला है। बिकॉज क्या करता है, बिकॉज इट रिमूव्स द स्ट्रेन, it removes the clots of blood vessel, या in blood vessels, ठीक है, एंड सेव द लाइफ ऑफ पर्सन, लाइफ बचाएंगे, सेव द लाइफ ऑफ पर्सन फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से बचा देगा, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हार्ट अटैक हो रहा है उससे बचाता है, इन्फेक्शन। तो कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गया, इमरजेंसी में तुरंत जान बचाने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। और मार्केट में ये सोर्बिटेट के नाम से अवेलेबल है, सोर्बिटेट के नाम से अवेलेबल है। और जिन लोगों को टेंडेंसी होती है क्लॉट होने की, बनने की, या हार्ट अटैक होने की, तो हमेशा इन टैबलेट को अपने साथ रखते हैं। जैसे लगता है उनको सिम्टम्स थोड़ा अपियर होता है, प्राइमरी सिम्टम्स, तुरंत उसे जीभ के नीचे रख लेते हैं। तो ये क्लॉट बस्टर है, क्लॉट को डिजोल्व करने वाला है, और क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा तो सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा और जो रिस्क था वो खत्म हो जाएगा। अब मिलता किससे है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन है जिसमें जीन लेवल पर चेंज किया है, वो इसको बनाता है। तो इट इज obtained from, it is obtained from genetically, तो याद रखो साक्षी, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन, जिसमें जीन लेवल पर चेंज किया गया है, स्ट्रेन ऑफ, और नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि ये बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, जीन लेवल पर मैनिपुलेट किया गया है, तो इसलिए हम बोल रहे जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन।
तो उससे हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है, जो क्लॉट बस्टर की फॉर्म में काम करता है, जो ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया है उसको डिजोल्व कर देगा एंड मेंटेन द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। तो आप मुझे बताओ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं, या कोई कहीं किसी पॉइंट पर कहीं अटकन भटकन है तो उसे अभी हम कवर कर लेंगे, ताकि हाथ के हाथ आपकी समस्याएं दूर होती रहें। तो सब बच्चे अभी तो क्लियर कह रहे हैं, क्लियर है, और शिरा गुप्ता, मानसी, साक्षी सबका क्लियर है। और इसी बीच अभी हमारे साथ अजय सिरोही नहीं है, शायद उनका साथ छूटा हुआ है। अब देखता हूँ सिग्नल भी छूटा हुआ है या नहीं। अजय सिरोही हमारे साथ हैं, तो हम अपने वर्ड वापस दे रहे हैं। अजय जी, अच्छी बात है कि आपका साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं और कौन कौन सा बायोएक्टिव एजेंट है। अब नंबर 2 बात करूं, साइक्लोस्पोरिन ए, ये तो था स्ट्रेप्टोकाइनेज। नंबर 2 बात कर रहा हूं मैं, साइक्लोस्पोरिन ए इज ए, क्या है, इज ए इम्यूनो सप्रेसर ड्रग। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग है। अब तुरंत आपके दिमाग में आया, अरे ये तो बेवकूफी बात हो जाएगी, हम इसे क्यों लेंगे, हम क्यों अपने इम्यून सिस्टम सप्रेस करें, हम चाहते इम्यून सिस्टम बूस्ट अप रहे, तो सप्रेस करना तो कोई नहीं चाहता। लेकिन जब हम किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो रेसिपिएंट पर्सन को ऑर्गन दे रहे हैं उसका इम्यून सिस्टम उसका अगेंस्ट काम करता है। आपने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ डिजीज में कि जो टीसी सेल्स हैं वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने का काम करती हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं होने देती। तो अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट टाइम पर बच्चों रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं करेंगे, तो फिर उसके एक्सेप्ट होने चांस बढ़ जाएंगे। और साक्षी पूछ रही है स्ट्रेप्टो के बाद क्या लिखा है, तो स्ट्रेप्टो के बाद लिखा कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, COCCUS, थोड़ा स्टाइल से लग गया, COCCUS, कोकस। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया शॉर्टकट मार रखा है, पूरा कर दूं इसे, तो मैंने जरा शॉर्टकट मार दिया बैक्टीरिया। लो जी, तो ये बैक्टीरिया नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है। और अब हम और बात करते हैं, इम्यूनोसप्रेसर है। it is given to the recipient, it is given to the person for organ transplantation, ठीक है। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम करते हैं उस इंसान को हम देते हैं फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्राफ्ट, जो ऑर्गन है उसे ग्राफ्ट बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जो ग्राफ्ट है उसे एक्सेप्ट कराने के लिए, उसके एक्सेप्टेंस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हमें साइक्लोस देनी पड़ेगी और भी स्टेरॉइड वगैरह देने पड़ेंगे, ताकि उसका इम्यून सिस्टम तब तक शांत रहे, तब तक इनएक्टिव रहे, पैसिव रहे, जब तक ग्राफ्ट एक्सेप्ट ना हो जाए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में इसकी बड़ा रोल है साइक्लोस्पोरिन का। आप डॉक्टर बन के जब आप किडनी या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो तो आपको ये यूज करना होगा। अब मिलता किससे है, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए फंगस, ये भी फंगस से मिलता है, और उस फंगस का नाम होता है ट्राइकोडर्मा पोरिस्पोरम। इट इज obtained from a fungus, नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पोरिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो बच्चों ये फंगस है जो सोर्स है साइक्लोस्पोरिन ए का, जो इम्यूनोसप्रेसर ड्रग है और प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन
and by its administration immune system of the recipient becomes at very low level and meanwhile the body accept the graft. ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करें और कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारे सेल्स में हैं। अब देखिए, एक बात बहुत जानते हो, कोलेस्ट्रॉल की बात बहुत करते हो आप, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, नाम सुन रहा था कि अंकल जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो तुरंत आता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई है। तो सीधे हम कोलेस्ट्रॉल जोड़ते हैं हार्ट प्रॉब्लम से, और सही बात भी है कि इसका हाई लेवल हमेशा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंटरफियर करता है, हार्ट को प्रॉब्लम करता है। तो लेकिन हमारे पास ऐसे बायोएक्टिव एजेंट हैं, मॉलिक्यूल हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में मदद करते हैं, उसको बनने से रोकते हैं। उसका नाम है स्टैटिन्स। क्या लिखा हूं मैं? स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स की बात कर रहे हैं। स्टैटिन्स statins is a blood lowering, blood cholesterol lowering molecule और ऑब्टेन होता है मोनास्कस परपुरियस फंगस से, है ना। molecule obtained from Monascus purpureus fungus, Monascus purpureus fungus। तो इस फंगस से मिलता है हमें क्या? स्टैटिन्स। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने काम करता है। कैसे? इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, ये उसके काम को रोकता है, उसके काम में इंटरफेयर करता है एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जब पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, वहां पर ये पढ़ा हमने 11th बायोमोलिक्यूल, वहां पर था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो वो आपको रिमाइंड आ रहा हो तो आपको याद होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस जैसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट बनता कोलेस्ट्रॉल और स्टार्टिंग में बाइंड हो जाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट करके ये कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। तो मैं इसका एक्शन क्लियर कर रहा हूँ कैसे काम करता है। इट इज क्या है? इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द एंजाइम। इसके लिए फॉर द एंजाइम, उस एंजाइम के लिए, फॉर द एंजाइम which is necessary या which takes part in cholesterol synthesis। तो जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा उसके लिए इनहिबिटर काम करेगा और इनहिबिट हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल बनने को रोकता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल पहले बना हुआ है उसको ये स्लो डाउन नहीं करता, पर हाँ जो नया कोलेस्ट्रॉल उसको नहीं बनने देगा। तो ये सिंथेसिस रोकता है। तो अगर हम टाइमली इसका डॉक्टर के एडवाइस से इसको यूज स्टार्ट डॉक्टर करा देता है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन अगर काफी बढ़ चुका है तो फिर उतना तो रहेगा पर उसके बाद ये आगे नहीं बनने देगा। तो ये हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें 3 नाम आपको याद रखने, स्ट्रेप्टोकाइनेज और उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए और थर्ड हो गया हमारा स्टैटिन्स। और ऑल दीज 3 कंसर्न्स टू कोप अप द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अब इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन तरफ जाएंगे जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। ये बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है बोर्ड में और कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप पेपर सोल्व करोगे तो पढ़ाने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट।
ये क्या है और कैसे होता है सीवेज, पहले पता सीवेज क्या है। जब आप कोई कंटेंट पढ़ते हो जानो वो है क्या, कहाँ होता है, कैसे होता है, तो उस इन क्वेश्चन जवाब जानने के बाद आपको याद करने में काफी हद तक आसानी हो जाती है। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सीवेज ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, देखिए सीवेज है क्या, म्यूनिसिपल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट कंटेनिंग एक्सक्रीट ऑफ ह्यूमन कॉल्ड सीवेज। आप सिंपल सी भाषा, जो नाली नालों में बह रहा है लिक्विड फॉर्म में वेस्ट, वो सीवेज है। हर सिटी में हर घर के साथ नाली गुजरती है, तो जो बह के जा रहा है दैट इज कॉल्ड सीवेज। तो हम इसे बोलते हैं सीवेज इज द म्यूनिसिपल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। और सीवेज से बना है सीवर सिस्टम, उससे क्या बना, सीवर सिस्टम बना है। अब हम बात कर रहे हैं तो सीवेज डेफिनेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिखा ताकि एकदम एग्जैक्ट बने। द वेस्ट, नहीं, म्यूनिसिपल वेस्ट, म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट containing human excreta, containing human Latin excreta called sewage, उसको हम सीवेज बोलते हैं बच्चों। क्या है कॉल्ड सीवेज, वो सीवेज कहलाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं जो सीवेज है इसको डिस्पोज करने का हमारे पास कोई एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। टिल नाउ वी कुड नॉट डेवलप एनी साइंटिफिक मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज। जो भी हम मेथड अप्लाई करें वो नेचुरल है, उसमें हमने उसको अगर मैनेज करना होता है, हमने कोई मेथड डेवलप नहीं किया। जो नेचुरल मेथड है उनको मैनेज करके हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। और देखिए ये भी आप जानते हो कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से लगातार सीवेज पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सीवेज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। आप जहाँ रहते हो, अगर जब छोटे थे बचपन में 10-15 साल के बीच में ही अगर आपकी मेमोरी है 10 साल की भी, तो आपको लगा बहुत कुछ बदल गया। तब तो यहाँ खाली, तब यहाँ ऐसा था, हमें से बोलना पड़ता है। लगभग 20% 10-15 साल में शहर की सिटी ग्रोथ हो जाती है, फैल जाता है वो अपने और इनिशियल साइज के मुकाबले। तो चलिए खैर वो हर जगह हो रहा है। तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन amount of sewage increasing continuous, increasing continuous, लगातार बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। और हम करते क्या है, आप सोचो जो आपके घर से देखिए नाली निकली है, वो किसी नाले का में जाके अपने को अपना ड्रेन कर देती है अपना वेस्ट। वो नाला कहाँ जाता है, वो नाला किसी वाटर सोर्स में जाता है और वो उस वाटर सोर्स को पोल्यूट कर देता है। तो सीवेज कोज पोल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज। हमारा जो नेचुरल वाटर सोर्स है मुश्किल ही कोई अनपोल्यूटेड बचा है, सब पोल्यूटेड हो चुके हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि लगातार सीवेज उनमें ड्रेन किया जा, डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो दिस सीवेज डिस्चार्ज into water source, into water source, इसको वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं एंड इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट कॉज पॉल्यूशन इन वाटर सोर्स, उसको पोल्यूट कर देगा। नदी है या रिवर्स है, लेक्स हैं, सबको इन वाटर सोर्स, ठीक है, दैट कॉज पॉल्यूशन वाटर सोर्स। अब ये भी नहीं मानसिक घर में रख के बैठ जाएं,
भगोने बर्तन भर के बैठ जाएं, ये तो इतना अमाउंट बनता है कि डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा। और अब इस तरह लाइफ हो गई है कि इसके मतलब ये तो लगातार बढ़ेगा ही। आप डिटर्जेंट यूज करोगे डिफरेंट टाइप के, और आप केमिकल घर में यूज होते हैं, और लगातार आप वाटर जो है वो यूज करते तो फ्लो करते रहते हो, और वो सब सीवेज का पार्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि हम इसको कम कर दें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिससे पोल्यूशन कॉज ना करे, और वही सीवेज ट्रीटमेंट कहलाएगा। आप जानते हो, जो अनट्रीटेड सीवेज है जो अनट्रीटेड सीवेज है उसमें बीओडी मोर देन 400 होती है। मोर देन 400 होती है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो अभी हम और बात, थोड़ा सा बेसिक बात कर लें। तो बीओडी ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जिसको ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड सीवेज is about 400 mg पर लीटर। इसको हम लीटर मेजर करते हैं, mg पर लीटर मेजर करते हैं। तो जो पानी जो सीवेज नाले में बह रहा है उसकी बीओडी मोर देन 400 mg पर लीटर है। अब दिमाग तुरंत बीओडी क्या है, अब इसकी बात करेंगे। तो इसका पूर्ण नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूर्ण नाम क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी शॉर्ट में बीओडी इसी को बोलते हैं। इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इज द अमाउंट ऑफ O2। ये O2 का वो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ O2 विच इज यूज्ड बाय माइक्रोब्स। जो माइक्रोब यूज करेंगे, विच इज यूज्ड बाय माइक्रोब्स। ये बैक्टीरिया बोलते हैं, माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स बैक्टीरिया होंगे, माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज या डिकम्पोज, टू ऑक्सीडाइज organic waste of सीवेज। ठीक है, अब एक बार मैं समझा, ध्यान सुनेंगे। जो सीवेज में ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितने ऑक्सीजन यूज करेंगे उस ऑक्सीजन को बीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, बीओडी का कंसर्न ऑर्गेनिक वेस्ट से है। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा सीवेज में उतने ज्यादा बैक्टीरिया डेवलप होंगे, उतने ज्यादा वो ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो हम सिंपली बोल सकते हैं बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सीवेज, कहीं भी वाटर हो कहीं भी हो। तो अब एक सिंपल स्टेटमेंट और बन गया, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to amount of organic waste in sewage or water। organic waste in sewage और वाटर, यानी सीवेज ही हो, नदी नालों का पानी, नदी का रिवर का पानी वो सीवेज नहीं है। तो अगर किसी वाटर में जितने ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे उसकी बीओडी उतनी ज्यादा होंगी। अब मैं आपसे पूछूं, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर उसकी बीओडी कितनी होनी चाहिए? प्योर वाटर की बीओडी कितनी होनी चाहिए बच्चों? मोर देन 1 और लेस देन 1? जब आप अपने बताओ तो मैं आपको एक ऐसी एक हिंट दिया है, आप निकाल सकें। तो बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए आपको कि प्योर वाटर की बीओडी कितनी होनी चाहिए। देखते हैं क्या जवाब आप देते हो। और अभी जवाब मुझे नहीं मिला, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। जो सीवेज है, जो नालों में पानी जा रहा है, उसकी बीओडी और मानसी लेस देन 1 और अजय लेस देन 1, साक्षी लेस देन 1 और श्रेया केर लेस देन 1, यानी सब बच्चों ज्यादातर जवाब लेस देन 1 है। तो
लेस देन 1 आप कह रहे हो, तो लेस देन 1 तो 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। तो लेस देन 1 में आपको क्या लगता है, चलिए मैं शॉर्ट कर तुरंत बोल रहा हूँ, लेस देन 1 को आप प्रायोरिटी ना दें, 0 होगी। अब आपको जीरो लेस देन 1 है, लेकिन एक्यूरेट आंसर 0 है, क्योंकि उसमें तो कोई ऑर्डिनरी मैटर होगा ही नहीं। तो जहां ऑर्डिनरी मैटर नहीं होगा उसमें कोई वेक्टर ग्रो नहीं होगा और उसकी बीओडी विल बी 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मानसिक अब समझ में आ गया कि बीओडी हमें 0 बोलनी थी, ना कि लेस देन 1 बोलना था। फिर मैं थोड़ा सा एक तरह से आपको जाल में फंस गए। होता क्या है, जब हमारे पास ऑप्शन होता है उनको ही हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर अपना दिमाग लाना भूल जाते हैं। तो अजय सिरोही हमेशा जो आपका जो ऑप्शन है, अब उनमें ना घूमे। जो कोई बोल रहा है अपना दिमाग लॉजिक लगाए, भाई वो है क्या, तब जवाब दें। अदरवाइज वो आपको कंफ्यूज कर देता है। आप जो ऑप्शन है लेस देन या मोर देन, उनको उन पे ही सीमित हो गए, आपने फिर दिमाग लगाया नहीं। तो इसलिए ऑप्शन मिलने के बाद फिर हम उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं और अपना लॉजिक यूज नहीं करते, और वो ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में हुआ। चलिए, तो साक्षी गारी हाँ क्लियर हो गया है। अब मैं लिख रहा हूँ कुछ बीओडी किस किस कितनी होती है। तो अनट्रीटेड सीवेज कितनी हो गई, 4 से ज्यादा हो गई। और जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है, उसकी बीओडी लेस देन 1 होती है। अगर बीओडी बिकम्स मोर देन 1, इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो एक ज्यादा बीओडी का वाटर हम नहीं पी सकते, नहीं पीना चाहिए हमें। पीते तो हम कुछ भी लेते हैं, हम ध्यान कम देते हैं चीजों पर। लेकिन जो बैलेंस की हम बात करें, तो ड्रिंकिंग वाटर की बीओडी लेस देन 1 होती है। तो आप देखिए बीओडी बीओडी वैल्यू वैल्यू नंबर 1 हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 रिवर रिवर वाटर 8 mg पर लीटर। जो रिवर रनिंग लीटर रिवर रनिंग ही होती हैं, उनकी जो बीओडी वैल्यू है वो 8 के आसपास होती है। और वैसे लिखते हैं, मैंने पर फिर लिख रहा हूँ अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड इनमें से एग्जाम में नीट में आ सकता है, तो आप अच्छी तरह याद कर लें। अनट्रीटेड सीवेज, और यहाँ 400 mg पर लीटर की बात हम कर सकते हैं। और सीवेज आफ्टर सेकंड ट्रीटमेंट, सीवेज आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, हमें प्राइमरी दोनों पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी भी। आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट अभी हो जाएगा अबाउट 20 के आसपास। और इस बीओडी का वाटर हम सीधे वाटर सोर्स में छोड़ सकते हैं, ये पॉल्यूशन नहीं करेगा। और इसका यूज हम इस वाटर का यूज रफली हम कर सकते हैं, इरिगेशन में कर सकते हैं, या जो आप एक तरह से रोड्स क्लीन करने में, जो रफ यूज करते हैं, जिसको हम गाड़ी वाड़ी साफ करने में कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो एक ग्राउंड वाटर वो बच जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है कहीं कहीं सिटीज में, इसको सप्लाई करके रिसप्लाई करके, और उस पर्पज से लोग इसको अपने गार्डनिंग में, अपने जो रफ यूजेस में यूज कर लें, ताकि ग्राउंड वाटर बचाया जा सके। तो 20 mg के आसपास होता है। नंबर 4 ड्रिंकिंग वाटर। और ड्रिंकिंग वाटर की बीओडी होती है लेस देन 1 mg पर लीटर। प्योर वाटर, ये लिखा जा रहा है प्योर वाटर, और ये होगी 0 क्योंकि और बीओडी ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होती है, नॉट इनऑर्गेनिक। यहाँ कई क्वेश्चन इनडायरेक्ट बन रहे हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो बीओडी है वो रिजल्ट है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का, नॉट द इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। क्योंकि माइक्रोब्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को ही ऑक्सीडाइज करेंगे, और उसमें जो ऑक्सीजन यूज होगी, माइक्रो जो ऑक्सीजन यूज करेंगे, उसका अमाउंट बीओडी कहलाएगा। तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पीओडी। तो हम पीओडी के वैल्यू बेस पर ये जान सकते हैं कि वाटर कितना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट लिए बैठा है। ठीक है, तो ये पीओडी की बात हो गई।
और आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 400 BOD का जो सीवेज वाटर है, सीवेज है, इट इज अनफिट इवन फॉर इरिगेशन। इसको हम खेतों में भी यूज नहीं कर सकते, सिंचाई में यूज नहीं कर सकते। दैट में कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। ये सोइल की प्रॉपर्टी चेंज करता है, उसको एक तरह से बैरन, बंजर बना देगा। और अगर फिर हम वाटर छोड़ दें, वहां पोल्यूशन कोज कर दे। तो आज की डेट में कोई भी नेचुरल सोर्स ऐसा नहीं है बच्चों जो अनपोल्यूटेड हो, जिसे पोल्यूशन ना हो, सब पोल्यूटेड है। तो अब हमारे पास एक ही तरीका है कि जब हम जो सीवेज है उसे ट्रीटमेंट करके वाटर सोर्स में छोड़ें, तो पोल्यूशन कम करेगा। BOD वैल्यू की मैंने बात कर ली है, और मैं बार बार कह रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सीवेज और वाटर। to check the pollution of water source, to check the pollution of water source, हमें क्या करना होगा? वाटर सोर्स, द सीवेज, the sewage should be released after treatment. अगर हम पोल्यूशन रोकना चाहते हैं तो हमें ट्रीटमेंट करना होगा, उस ट्रीटमेंट के बाद ही उसको वाटर सोर्स में छोड़ना होगा। और इसके लिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, ये बोलते हैं STP। क्या लगाएंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फॉर दिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे मोटे STPs have to establish, हमें establish करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, have to establish। ठीक है। तो अगर हम पोल्यूशन रोकना चाहते हैं नेचुरल वाटर सोर्स का, तो उसके लिए हमें सीवेज को ट्रीटमेंट देना होगा, और उसके बाद ही उसको वाटर में रिलीज करना होगा, और इसके लिए हमें चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, तो STP लगाने होंगे। अब जो प्रोसेस है उसकी बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। वो कैसे है? प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो बच्चों अगला पार्ट है प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, वो किस तरह से हम करते हैं और कौन कौन सा स्टेप उसमें फिजिकल में, प्राइमरी में क्या करेंगे, सेकेंडरी में क्या करेंगे, और एक्टिविटी रिसर्च क्या है, प्राइमरी रिसर्च क्या है, ये हम आज नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये बड़ा पार्ट है और बीच में हम नहीं रोक पाएंगे। तो ये कल होगा, कल सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और बायोगैस प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो अब हमारे आगे लेसन बचे हुए हैं वो बहुत लेंदी नहीं है, छोटे हैं, जल्दी कवर अप हो जाएंगे। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग अब जो हमारा एक समझने वाला, एक अंडरस्टैंड वाला पार्ट बचा वो है बायो टेक्नोलॉजी। बाकी इसके अलावा जो लेसन हैं वो 4 लेसन बचेंगे, 2 बायोटेक्नोलॉजी के, 2 जनरल इकोलॉजी के, वो आसान है। तो उम्मीद है कि आप हाथ का लर्न करते रहेंगे और एक अच्छा स्कोर, हेल्दी स्कोर, यूनिक स्कोर विल डेवलप इन योर एग्जाम। चलिए तो बच्चों यही क्लास रोकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो एट 8 PM। तैयार रहें, कल 8 बजे पढ़ के तैयार रहें।